हाय एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था कि इंस्पायर फेलोशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको आगे क्या प्रोसेस रहेगा, लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए कैसे क्या चीज़ें रहेंगी और फाइनल ऑफर लेटर आने में कितना क्या टाइम लगता है। तो ये सारी बातें आपको वही अच्छे से बता सकते हैं जो खुद एक इंस्पायर फेलोशिप अवॉर्डी रहे हों। सो मीट मिस्टर शुभम शर्मा। सर की बात करें तो सर ने 2022 में अपना नेट क्लियर किया हुआ है, जिसके अंदर इनकी जो रैंक थी वो ऑल इंडिया रैंक इनकी 183 थी, और सर ने गेट भी क्लियर किया हुआ है जिसमें सर की जो रैंक थी वो ऑल इंडिया रैंक 116 थी। लेकिन गेट और गेट भी दो तरह के एग्जाम, सर आपको इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि गेट क्या होता है एंड गेट क्या होता है, राइट। तो गेट बी के अंदर सर की जो रैंक थी दैट वाज 116 थी ऑल इंडिया रैंक। और सर मैंने बता ही दिया कि इंस्पायर फेलोशिप अवॉर्डी थे इन 2023। ठीक है, तो पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने इस सेशन में इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और जब मैंने सर से बोला कि इस तरह कुछ सेशन मैं प्लान कर रही हूँ, तो सर ने ये बोला कि मुझे बहुत अच्छा फील होगा अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो आप लोगों को भी चाहिए कि जो अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे तो आप आगे भी लोगों को सिखाएं, क्योंकि नॉलेज जितना ज़्यादा हम बांटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ती है। तो ठीक है सर, फिर शुरू करते हैं। Hi everyone, my name is Shubham Sharma. So today I'm going to discuss about Inspire Fellowship, how to apply a complete guide. So my introduction has been already given by ma'am. So there are two ways जिस तरीके से आप अपनी फेलोशिप अप्लाई कर सकते हैं. One is when you are not enrolled in PhD and second is when you are already enrolled in PhD. When you are not enrolled in PhD, so पहले आप क्या करते हैं कि अपने क्रेडेंशियल भरते हैं. क्रेडेंशियल भरने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि अपने गाइड चूज करते हैं. गाइड चूज करने के बाद आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिख के देना पड़ता है, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट का है. तो अपना प्रोजेक्ट शेयर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे इंस्पायर अप्लाई करेंगे अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, बैचलर्स, मास्टर्स, 10th, ये सब सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद. और फिर आपको क्या करना होगा कि जब आपने अपने 3 गाइड्स चूज कर लिए, 3 गाइड्स चूज करने के बाद जब आपने अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद आपको वेट करनी है टिल यू गेट अ प्रोविजनल ऑफर. सो जैसे ही आपने आपको आपका प्रोविजनल ऑफर मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास टोटल 1 ईयर का टाइम आपको दिया जाता है बाय डीएसटी कि आप अपना गाइड, 3 गाइड्स में से कोई भी एक गाइड चूज करें और उनके साथ एक परमानेंट प्रोजेक्ट ज्वाइन करें. ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर जो गाइड है उसको चूज करने के बाद आपको क्या करना है, उस गाइड के साथ कम्युनिकेट करना है. और कम्युनिकेट आपको पहले से भी करके रखना होता है क्योंकि आपके पास 3 गाइड्स हैं. उन 3 गाइड्स में से किसी भी एक गाइड को आपको बोलना होता है कि आई एम गोइंग टू अप्लाई विद यू. तो दे विल टेल यू द प्रोजेक्ट कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए. ये आइडिया देते हैं क्योंकि इन इंडिया जनरली आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते. आपको अपने पीएचडी गाइड के प्रोजेक्ट के साथ अपनी थिंकिंग अलाइन करनी होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट है. तो आप ट्राई कीजिए कि वही प्रोजेक्ट ज्वाइन कीजिए जिस प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है. जैसे फॉर सपोज इफ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अल्जाइमर्स, तो वो अल्जाइमर के मतलब सुपरवाइजर वही चूज करे जो अल्जाइमर्स के ऊपर काम कर रहा है. या किसी को न्यूरो साइंस पे काम करना तो वही उसी पर्सन के साथ काम कीजिए जो न्यूरो साइंस पे काम कर रहा है. अगर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में काम करना तो वही पर्सन के साथ काम कीजिए जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पे काम करे. इन सिमिलर वे, जैसे ही आपने अपना पीएचडी गाइड ज्वाइन कर लिया, फिर आप उनको बोल दीजिए कि आई गॉट अ प्रोविजनल ऑफर, यू कैन इनरोल पीएचडी इन दैट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी. और जैसे ही आपने अपना उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया, आपको जैसे पीएचडी ज्वाइन करेंगे तो आपको एक प्रोविजनल पीएचडी सर्टिफिकेट मिलता है. वो पीएचडी सर्टिफिकेट जो है वो आपको बताता है कि यू हैव ज्वाइन फॉर पीएचडी. आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी. तो उसके बाद जैसे ही आप पीएचडी इनरोल कर जाएंगे, यू हैव टू गो फॉर लेवल 2 इवैल्यूएशन. लेवल 2 इवैल्यूएशन के अंदर आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं. पहले तो आपका सारा जो स्क्रीनिंग वाला वो तो ऑलरेडी स्क्रीन हो गया. तो सेकंड वाले में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रहेगा, एक होगा आपका गाइड का सीवी जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं और सेकंड आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स. अगर आपका गाइड जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर छाप रहा है तो देयर विल बी मोर चांसेस कि वो पर्सन को इंस्पायर मिल जाए. तो ट्राई टू गेट दोज गाइड्स विच आर वेरी एक्टिव इन पब्लिशिंग पेपर्स एंड इन गुड जर्नल्स एंड प्रेस्टिजियस जर्नल्स. और उन लोगों को थोड़ा उन गाइड्स को थोड़ा मतलब प्रिवेंट कीजिए जिनके साथ जिनके फ्रीक्वेंट पेपर्स नहीं आते. सेकेंडली, जो सब्जेक्ट आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत मैटर करता है कि वेदर दैट इज एप्लीकेटिव और नॉट, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. मतलब वो जो कंट्री माइंडसेट है, जो वे में मतलब
सोच रहे हैं जो सुपरवाइजर है कमिटीज, वो प्रोजेक्ट आपका ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे फॉर सपोज एक ऑब्जेक्टिव है, वो 5 साल के अंदर काम होने वाला है तो ही उसको वो देखेंगे, या ऐसे ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया आपने प्रोजेक्ट की हम ये कर देंगे ये कर देंगे कर देंगे, लेकिन कोई आउटकम आई नहीं। तो जनरली वो वही प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं जो बहुत ही वैलिड हो, और सेकेंडली जो कि ओवर एस्टिमेटेड ना हो। तो ट्राई कीजिए कि वही प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए जो ओवर एस्टिमेटेड ना हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो और अच्छे से मैनेज्ड हो। तो उस चीज में आपके सुपरवाइजर ही आपकी हेल्प करते हैं जनरली, कि आप मतलब प्रोजेक्ट अच्छा लिखें और उसके साथ ही अपनी मतलब पीएचडी ज्वाइन कीजिए। तो उसके बाद आपको एक फाइनल ऑफर मिलता है। तो फाइनल ऑफर में आपको पीएचडी मतलब आपको फेलोशिप मिल जाती है। उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपको जो है कंफर्मेशन देनी होती है डीएसटी को कि आई वांट टू गेट दैट फेलोशिप। तो उसके बाद फिर आपकी फेलोशिप स्टार्ट होती है। बाकी इन सब चीजों के ऊपर ही हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो हाँ, सेकंड वाला जो स्टेप है ब्रांच बी, उसके अंदर है कि इफ यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन पीएचडी, अगर आपने इनरोल कर लिया पीएचडी में तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर सपोज यू हैव ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर पीएचडी, तो आपको प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए एंटर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उधर ऑप्शन होती है। तो सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए आपको डायरेक्टली अपने गाइड का सीवी, अपने सारे के सारे क्रेडेंशियल्स और सब कुछ, अपने डीएमसी ये सब, फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट जो फर्स्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, उसके साथ साथ आपको अपना फाइनल प्रोजेक्ट और फाइनल जो आपका गाइड है उसका सीवी डालना होता है। आपको वो 3 गाइड वाला स्टेप इग्नोर करना होता है और डायरेक्टली अपने मेन जो सुपरवाइजर है उनका ही सीवी और उन्हीं का ही जो प्रोजेक्ट जो वो आपको सजेस्ट करते हैं उनके साथ बैठ के जो आप लिखते हो, वही प्रोजेक्ट आपको डालना है और वो प्रोजेक्ट के साथ आपको अप्लाई करना होता है। तो उसके अंदर आपको कोई प्रोविजनल ऑफर नहीं आएगा, यू विल गेट डायरेक्टली फाइनल ऑफर। उसके अंदर आपको कोई प्रोविजनल कमेटी के साथ नहीं होता, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन 1 होने के बाद, लेवल 1 क्वालिफाई होने के बाद डायरेक्टली सेकंड इवैल्यूएशन स्टार्ट होता है और सेकंड इवैल्यूएशन के बाद आपको डायरेक्टली फाइनल ऑफर आता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे जो फेस करते हैं इंस्पायर फेलोशिप में, कि कई बच्चों के इनिशियल स्टेप पे ही जो उनके इंस्पायर का जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेजर प्रॉब्लम यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन नहीं करते, आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड नहीं करेंगे, या अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक चीज रह जाएगी तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर लेंगे। तो आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजने, दैट शुड बी प्रॉपरली अलाइन इन करेक्ट फॉर्म, जिस वे में उन्होंने बताया उसी वे में आपको भेजने पड़ेंगे। और जनरली जो प्रेफर करते हैं वो कि जो आपकी एमएससी की डीएमसी है वो पहले, फिर बैचलर्स, फिर आपकी +2, फिर 10th। तो इस वे में वो आपकी डीएमसीज देखते हैं और आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल सबसे पहले डलता है। इसी वे में आपको सब कुछ देना है और सब कुछ प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए रेदर देन फोटो खींचा हुआ। तो द चांसेस ऑफ जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के एक्सेप्ट होने के बढ़ जाते हैं। सर जैसे ये लोग कई बच्चे बोल रहे थे कि इन्होंने मतलब फॉर्म सबमिट किया, लेकिन इनकी एप्लीकेशन में जो पीडीएफ में जो मार्कशीट है वो शो ही नहीं कर रही, जो फाइनल प्रिंट आउट होता है। तो अब कोई तो चांस होगा इनका कि मतलब करेक्शन हो जाए? तो मैम जनरली क्या होता है कि या तो एक मेल आती है बाय इंस्पायर कि आपके ये फॉर्म रह गया है, तो अगर वो मेल देख के एक्सेप्ट कर लेंगे और वो चेंजेस कर लेंगे तब तो उनका हो जाएगा, अदरवाइज कम चांसेस है। क्योंकि हमारी लैब में ऑलरेडी एक और स्टूडेंट था जिसने इंस्पायर अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने तो लिया नहीं, तो एक और स्टूडेंट ने इंस्पायर लिया था, तो उसके केस में ये प्रॉब्लम आई थी, तो उनको मेल आई थी, तो मेल में उन्होंने अपलोड करने के बाद ठीक हो गया था। जनरली आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है कि अपना फॉर्म जो भी चीज है अपलोड करने के बाद यू हैव टू लॉक दैट फॉर्म। तो अगर आप लॉक नहीं करेंगे या ज्यादा देर तक एप्लीकेशन खुली रहने देंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो जनरली जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, लॉक होने से पहले एक बार जरूर चेक करें डाउनलोड करके कि क्या आपने जो अपलोड किया है वो ठीक से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कीजिएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अपलोडिंग करना और फॉर्म अपलोड करना और चीजें अच्छे से डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप बहुत कैपेबल पर्सन है और आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिखा है बट इनिशियल स्क्रीनिंग में ही रह गया, तो आपको प्रोजेक्ट लेवल तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट जनरली वो एक बार ही आपको बता देते हैं कि आपके ये चीजें रह गई हैं, तो आप वो बाद से जाके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इज चूजिंग योर पीएचडी सुपरवाइजर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज है। जब आप लेवल 1, तो बहुत नॉर्मल लेवल है, तो जब आप 3 सुपरवाइजर्स अपने चूज करना चाहते हैं कि जो आपको 3 होस्ट सुपरवाइजर्स चूज करने हैं, तो वो कैसे चूज करने हैं। तो पहली बात कि जो आपकी सुपरवाइजर है उनका जो सब्जेक्ट है वो आपके सब्जेक्ट के ऑफ इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना चाहिए। सेकेंडली, जो आपका मेंटर है, सुपरवाइजर है, उनकी स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, उनका बहुत बढ़िया पब्लिकेशन होनी चाहिए, हर साल बढ़िया पेपर
अच्छे जर्नल में पब्लिश करें, जनरली सोसाइटी जर्नल में पब्लिश करें। तो जनरली आपको पता होना चाहिए सोसाइटी जर्नल कौन-कौन सी हैं। सोसाइटी जर्नल्स जो हैं वो बेस्ट जर्नल्स होती हैं और वो बहुत डिपेंडेबल जर्नल्स होती हैं। तो सोसाइटी जर्नल में पब्लिश पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो ट्राई कीजिए वही सुपरवाइज़र जिनका बहुत फ्रीक्वेंट पब्लिकेशंस हों, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हो एक पर्टिकुलर फील्ड में और अपने फील्ड के एलीट हों। ठीक है। और सेकेंडली उनकी प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दे शुड होल्ड वेरी गुड पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है रिसर्च के रिलेटेड, ये सब कई कई सारी चीजों के मेंबर होने चाहिए, ये सब चीजें। तो वो भी कई सारी चीजें मैटर करती हैं मतलब सीवी में, कि ही इज डूइंग रिसर्च आल्सो एंड आल्सो हैविंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस इन एंड ऑल दोस थिंग्स। किसी सोसाइटी के मेंबर हो, कुछ ऐसा हो, या एज अ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ऐसे इन वे कि कोई कोई सोसाइटी के किसी चीज के मेंबर हो तो वो और ज्यादा उनका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करता है मेजरली। बट उनकी रिसर्च और उनका रिसर्च पर्सपेक्टिव ज्यादा मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये सब चीजें भी मतलब हेल्पफुल होती हैं। कितने पीएचडीज करंटली वो होल्ड कर रहे हैं, तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सेकेंडली होस्ट इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो होस्ट इंस्टीट्यूट है वो पीएफएमएस स्कीम के अंडर आना चाहिए। पीएफएमएस मींस जो आपका फेलोशिप है वो लेने के कैपेबल होना चाहिए। और सेकेंडली उनके पास वो अकाउंट नंबर होना चाहिए जो फेलोशिप मतलब जो डीएसटी है वो उस अकाउंट में पैसा भेज दे, क्योंकि आपकी जो फेलोशिप है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं आती। इंस्पायर के केस में वो पहले जैसे यूनिवर्सिटी होगी तो उसके रजिस्ट्रार के अकाउंट में या इनके अकाउंट में जाती है, रजिस्ट्रार फिर आगे फेलोशिप रिम्बर्स करता है स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में। और सेकेंडली स्टेबिलिटी एंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस। तो ये है कि जैसे फॉर सपोज आप सुपरवाइजर ऐसा चूज कीजिए जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो और अच्छे से काम कर सकें, या जिनको आप इन अ वे और अदर जानते हो। क्योंकि जनरली बात से अगर आप बोलें कि मेरे को सुपरवाइजर के साथ काम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही, ये आ रही, तो आपके साथ बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डीएसटी वेरी स्ट्रिक्टली अलाउ चेंज ऑफ सुपरवाइजर, और वो बस स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के केस में हो सकता है, फॉर सपोज डेथ ऑफ द सुपरवाइजर या फुल एसईसी रीवैल्यूएशन ऑफ ए न्यू प्रपोजल। फॉर सपोज अगर आप कोई और प्रपोजल देंगे तो उस बेसिस पे, अदरवाइज आप सुपरवाइजर नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए एक स्पेशल स्लाइड फॉर योर सुपरवाइजर ये डालनी बहुत जरूरी थी, कि ताकि बच्चों को इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए, एंड दे शुड चूज देयर सुपरवाइजर वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इज कि हाउ यू शुड अप्लाई योर फेलोशिप। तो फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट आपको लेना बहुत जरूरी होता है। सेकंड इज एनरोलमेंट। व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर पीएचडी, आपके होस्ट इंस्टीट्यूट का नाम, आप अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर चुके हैं तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम, रजिस्ट्रेशन लेटर, आपके सुपरवाइजर का नाम, उनकी ईमेल आईडी, अपनी एकेडमिक ईमेल आईडी, ये सब डालना बहुत जरूरी है। और ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया आपका प्रपोजल। जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका जो टाइटल है वो बहुत कंसाइज होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, जो टाइटल से एक पर्सन समझ के बता दे कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है। सेकंड इज आपका रैशनल। रैशनल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो वो काम, क्या इसमें कोई रिसर्च गैप है कि नहीं है, क्या वो पॉसिबल है भी है कि नहीं है, क्या वो इम्पोर्टेंट है रिसर्च की नहीं है। तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। फिर आगे आपके ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी, कि आप वो ऑब्जेक्टिव करेंगे कैसे, और मतलब ऑब्जेक्टिव आ गया कि आप क्या क्या करेंगे, और मेथोडोलॉजी आ गई कि आप वो काम को करेंगे कैसे। और एट द एंड आपको आउटकम लिखनी बहुत जरूरी है, चाहे वो मांगे या ना मांगे इंस्पायर वाले, लेकिन आपको अपने रिसर्च की आउटकम देनी बहुत जरूरी है, कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा। और सेकेंडली आउटकम के साथ साथ कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट है कि नहीं है उस रिसर्च का, कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है। अगर नेगेटिव इफेक्ट नहीं है तो आप वो बताइए, पॉजिटिव इफेक्ट ही जनरली बताइए, नेगेटिव मत बताइए। जनरली बताइए मत, मतलब वो रिसर्च ही चूज कीजिए जिसका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। सर अब तो इन लोगों ने प्रपोजल अपना कर दिया है, मतलब सबमिट कर नहीं दिया है, तो अब कोई मतलब एडिट का ऑप्शन आएगा अगर जिनका ज़्यादा सही नहीं गया है? मैम, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आ गया तो उसके बाद वो बच्चे ये कर सकते हैं कि अपने जो फाइनल प्रपोजल होगा उसके अंदर वो चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जो इनिशियल प्रपोजल होता है उसको इतना ज्यादा मतलब देखते हैं कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। जनरली उस टाइम पे वो सिर्फ गाइड्स की ही देखते हैं कि किस गाइड के साथ वो काम करना चाहते हैं, उसके बाद ही उनको प्रोविजनल ऑफर दिया जाता है। मेजरली जो प्रपोजल है आपका वो देखा जाता है आपकी सेकंड स्क्रीनिंग के केस में, जिसको बहुत अच्छे से स्टडी या ऑब्जर्व किया जाता है, उसी बेसिस पे आपको मिलता है। तो अगर तो प्रोविजनल अप्लाई किया है फिर कोई दिक्कत नहीं, बट फाइनल के केस में आपको ये सब चीजें देना बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे से उस चीज को डिफाई कर सकें।
अच्छा, जैसे इनका 5th ऑफ जून को मतलब फॉर्म सबमिशन हुआ है लेवल 1 के लिए, जी तो जी कब तक मतलब इनका आ जाएगा? मतलब क्या कुछ मैम, थोड़ा बहुत होता है टाइम? जनरली मैम 3 से 4 महीने लग जाते हैं मतलब इसको आते आते। लेकिन जनरली मतलब जब मैंने किया था तब इतना टाइम लगा था, अब इतना मेरे को मतलब वो नहीं है, इस बट बार तो जनरली फॉर्म तीन ही से बहुत लेट आया है, हाँ, जनवरी में फॉर्म आता बहुत है ये लेट है। जी वैसे? जी हाँ। जी 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 मैम, तो 3 से 4 महीने तक आप ले लीजिए। तो मैंने जनरली पीएचडी ज्वाइन करने के बाद ही अप्लाई किया था, तो मेरे को 6 से 7 मंथ्स लग गए थे मेरा फॉर्म आते आते। तो अच्छा। मैंने अप्लाई 2022 ड्यूरिंग माय पीएचडी ज्वाइनिंग किया था, और मेरे को 2023 जून में शायद फाइनल कॉल आई थी। तो अच्छा। आप देख सकते हैं कि कितना टाइम आया। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में शायद 2 से 3 महीने लगेंगे, और फाइनल आने में 3 से 4 महीने, तो टोटल 6 महीने का 7 महीने का टाइम लगता ही है। उसके बाद भी जब आपको प्रोविजनल ऑफर आ गया, फिर आपके पास 1 साल होता है पीएचडी ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल लिखते टाइम यू शुड क्लियरली शो योर रिसर्च गैप, कि इस टाइम पे आप रिसर्च गैप कैसे बताते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब रिसर्च गैप बताने के लिए आपको जितना भी जो भी आपका टॉपिक है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर स्टडी कीजिए कि क्या क्या काम हो चुका है अभी तक, और किस किस काम में अभी चीजें रहती हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, और जो आप करना चाहते हो वो क्या उस काम से हो सकता है। तो अगर वो हो सकता है तो वो हो गया आपका रिसर्च गैप। ये जैसे फॉर सपोज मैं अगर आसान भाषा में बताऊं कि अगर मैं कोई चीज बनाना चाहता हूं, ठीक है, बट अभी तक ये यहां तक बनी है, इससे आगे कैसे बनाई जा सकती है, वो कहते हैं रिसर्च गैप। ठीक है, तो रिसर्च गैप बताना बहुत जरूरी है। अगर आप गैप नहीं बताएंगे तो लोग समझेंगे कि ये काम तो पहले से हो चुका है, और रिसर्च के अंदर नोवेल्टी बहुत मैटर करती है। जो लोगों ने किया वही आप करेंगे तो वो रेपिटेशन हो गया, वो रिसर्च नहीं हुआ। रिसर्च मीन्स जो आप गैप रह चुका है रिसर्च में, वो आप उसको फुलफिल करें। तो ये चीज होती है। सेकंड इज मेथोडोलॉजिकल रिगर। आपका एक्सपेरिमेंट डिजाइन इतना स्ट्रांग और अच्छा होना चाहिए कि आप मतलब लोगों को पता लगे कि आप क्या काम कर रहे हैं और किस वजह से करेंगे, और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जैसे फॉर सपोज आप जीन एडिटिंग करना चाहते हो, तो आजकल जीन एडिटिंग चल रही है, क्रिस्पर चल रहा है, तो लोग जनरली उसको यूज करेंगे, आरएनए या ये सब टेक्निक्स कम फॉलो करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में वो जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो चल रही है। तो उससे आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्रिस्पर से भी अपग्रेडेड फॉर्म्स आ गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली जो आप काम करना चाहते हैं वो फिजिबल होना चाहिए। अगर आपकी रिसर्च की टाइमलाइन 5 साल की है, तो वो काम ऐसा ना हो कि 10 साल लग जाए उसको, क्योंकि फेलोशिप आपको सिर्फ 5 साल की मिलेगी, और 5 साल के अंदर अंदर ही आपका काम वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम। और एट द एंड डीएसटी ये भी मांगता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करे हैं उसकी उसके अंदर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपको प्रोजेक्ट जो है मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपको सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बताने जरूरी होते हैं, ताकि। और साथ साथ में आपको प्रो टिप ये भी है कि अगर आपके पास कोई मेजरेबल आउटकम आएगा, पब्लिकेशन आएगी, वो भी आप बता सकते हो कि ये पब्लिकेशन है, इससे मैं ये पेटेंट निकाल सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें भी बताना जरूरी होता है। तो इसके बाद आपको जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको एक अवार्ड लेटर मिलेगा। मैं अपने अवार्ड लेटर की इमेज मैम को बोल दूंगा, वो दिखा सकती हैं। ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज कि इंस्पायर फेलोशिप जो है वो कितनी होती है, क्या मिलता है और क्या सीन है। तो जनरली अभी फेलोशिप अपग्रेड हुई है, तो फेलोशिप जो है वो हो गई है 37,000 रुपीज फॉर जेआरएफ एंड 42,000 रुपीज पर मंथ फॉर एसआरएफ। और इसके साथ साथ आपको एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। वो जनरली सिटी टू सिटी वेरी करता है। जैसे फॉर अमृतसर इट इज 20%, इट वॉज 18% बिफोर 2024, बट आफ्टर 2024 इट केम टू बी 20%। सिमिलरली आपको अपना एचआरए जो है अपने एरिया के वाइज अपने इंस्टीट्यूट से पता लग जाएगा कि कितना है आपके एरिया का एचआरए। तो जो आपकी फेलोशिप होगी आप उतना परसेंटेज बनाएंगे, उतनी जो अमाउंट है प्लस आपकी जो भी एसआरएफ की अमाउंट है वो होगी आपकी जेआरएफ की एसआरएफ की अमाउंट, वो होगा आपका फाइनल फेलोशिप। जैसे फॉर सपोज किसी की 37,000 रुपीज है, उसका जब 18% या 16-18% करेंगे तो जो अमाउंट आई प्लस आपकी फेलोशिप अमाउंट, तो ये बन गया आपका फाइनल फेलोशिप। जैसे फॉर इन माई केस अगर 42,000 रुपीज मेरी एसआरएफ है, और मेरी 20% मिला के अगर होगी 8,740 समथिंग, 8,000 रुपीज समथिंग, तो मेरी फेलोशिप जो फाइनल होगी वो 50,000 के आसपास होगी।
इन अ वे टू टेल यू। तो सेकंड इज कंटीजेंसी। कंटीजेंसी जो है ये आपको साल में सिर्फ एक बार ही मिलती है, लेकिन आप ले कभी भी सकते हो। तो 20,000 की फेलोशिप होती है एक साल की। तो इस 20,000 से आप एक्स्ट्रा क्या ले सकते हो? ये एक्स्ट्रा पैसा होता है जो आप अपनी रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आपको पेन, पेंसिल, इरेजर ये सब लेना है। अगर आपको कोई कंज्यूमेबल लेना है आपकी रिसर्च के लिए जरूरी है, जैसे किसी को वर्नियर कैलिपर लेना है, स्क्रू गॉज लेना है, छोटी मोटी चीजें लेनी है, तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको लेबोरेटरी के लिए एक्सपेंस मतलब चाहिए, लैब में कुछ खर्च करना है, कोई चीज लगानी है, कोई काम है, कोई जो इतने में हो जाता है, तो आप वो करवा सकते हो। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंसिस के लिए भी यही पैसा यूज कर सकते हो, वर्कशॉप के लिए भी यही पैसा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो। एंड मेंटेनेंस कुछ भी है, मतलब ये सब चीजों के लिए आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। बट हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्पायर फेलोशिप में, कि जब आपको फेलोशिप आए और आपके जो जब वो पैसा रिलीज करते हैं तो वो लिखते हैं कि इतना इतना पैसा रिलीज हुआ अपनी वेबसाइट पे। तो रिलीज होने के बाद आपको वो पैसा यूज करना होता है, तब भी आप नेक्स्ट फंड अप्लाई कर सकते हो। तो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप अपनी कंटीजेंसी प्रॉपरली यूज करो। और आपकी ये जो फेलोशिप है शायद साल में एक ही बार इकट्ठी आती है, और उसके बाद आपको मंथली मंथली करके आप ले सकते हो अपने सैलरी बिल से। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अपना जो सारा का सारा पैसा है वो पूरा का पूरा यूज करना है। और अगर आपका थोड़ा सा भी अनस्पेंट बैलेंस रह गया तो वो वापिस डीएसटी को चला जाएगा। तो आपका जो अकाउंट है उसके अंदर 40,000 से कम ही पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो वापस चला जाएगा और फिर आपको फिर से मिल तो जाएगा, लेकिन वही फिर चांसेस होते हैं कि कुछ हो जाए। तो इसीलिए आपको अपना पैसा सारा का सारा इंस्पायर का यूज करना जरूरी होता है, जैसे ही वो आपके रजिस्ट्रार के अकाउंट में आया। नेक्स्ट इज जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन। जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे या 1 साल होने के बाद अगर आपके पास एक कोई फर्स्ट ऑथर पेपर है, ठीक है, तो आप विद इन 4 months ऑफ योर कंप्लीशन ऑफ 1 year यू कैन अप्लाई फॉर एसआरएफ, आइदर और यू कैन अप्लाई फॉर एसआरएफ आफ्टर 2 years अगर आपके पास अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि एक पर्सन जो है वो डीएसटी नॉमिनेटेड एक्सपर्ट होना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं कि डीएसटी उसको नॉमिनेट करेगा। डीएसटी नॉमिनेट करने का मतलब कि आपको डीएसटी को कोई लेटर लिख के देने की जरूरत नहीं है कि प्लीज हमारे को एक वो एक्सपर्ट नॉमिनेट कर दो और एक्सपर्ट जो है वो आगे हमारा क्या बोलते हैं मेरे रिसर्च देखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद से ही जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, चाहे वो हेड हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो वीसी हो, तो उनको आपको एक लेटर लिखनी होगी कि प्लीज नॉमिनेट डीएसटी एक्सपर्ट। बट वो डीएसटी एक्सपर्ट जो है वो आइदर इंसा मेंबर होना चाहिए, आईएएस इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज का मेंबर होना चाहिए, नासी का मेंबर होना चाहिए, आईएनईई का मेंबर होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक का मेंबर होना चाहिए जरूर। अगर वो उसका मेंबर है तो वो डीएसटी नॉमिनेटेड एक्सपर्ट ऑटोमेटिकली है। सेकेंडली, एक आपका रिसर्च सुपरवाइजर होना चाहिए उसमें, और जो सेकंड मेंबर है वो आपके कोई फैकल्टी मेंबर होना चाहिए फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूशन। हाँ, जो चेयरपर्सन है वो आपके खुद के यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। तो ये सब कुछ जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्ट्रेटेजिक टिप्स फॉर इंस्पायर फेलो सक्सेस। तो आपको क्या मतलब करना चाहिए ताकि आप इंस्पायर फेलो बन सके। तो सबसे पहला रूल तो आपका ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में टॉप फर्स्ट 1% रैंक में आना चाहिए। आप अपनी क्लास के टॉपर होना चाहिए। ठीक है, और एकेडमिक मेरिट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सेकंड, जो आपका होस्ट इंस्टीट्यूट है वो कैपेबल होना चाहिए आपको इंस्पायर फेलोशिप देने का, मतलब कि उनके पास एक अकाउंट होना चाहिए जो कि डीएसटी वालों के द्वारा बोला गया हो कि वो अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, तो मेजरली यही, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे इक्विपमेंट्स होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करने के कैपेबल होना चाहिए आपका, कि आपका बढ़िया प्रपोजल होना चाहिए, उसका सोसाइटल या इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट होना चाहिए, और वो जो भी चीज आप डिस्कस करो वो अपने नेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेशनल प्रायोरिटी जो भी काम होगा उसको एक्सेप्टेंस जल्दी मिलती है। ठीक है, तो यही 3 स्ट्रेटेजीज है। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी, सेकंड इज आपका होस्ट इंस्टीट्यूट एंड गाइड अलाइनमेंट, एंड थर्ड इज आपका जो प्रपोजल क्लैरिटी और इम्पैक्ट, कि आपका काम का क्लैरिटी होनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे, लोगों पे, सोसाइटी पे। ठीक है, और इंडस्ट्रियल आउटपुट है कि नहीं है, और उससे कुछ फायदा होगा देश को कि नहीं हुआ, ये मेजरली मैटर करता है। ठीक है, अब इसके सिवाय अगर कोई इंस्पायर ले रहा है, इंस्पायर के अलावा और कौन कौन सी फेलोशिप्स हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है। एक तो सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ है। ठीक है, सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ जनरली एक पर्टिकुलर फेलोशिप है जो सीएसआईआर यूजीसी ये दोनों देते हैं ये फेलोशिप। तो जनरली जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीएसआईआर यूजीसी इकट्ठा फेलोशिप निकालता है, और जो ह्यूमैनिटीज है उनके लिए एग्जाम होता है यूजीसी नेट। तो डोंट कंफ्यूज इट विद दिस।
ये जो नेट एग्जाम है CSI और UGC नेट एग्जाम है, जिसमें जो फेलोशिप है वो दो अलग अलग फंडिंग एजेंसीज देती है, एक CSIR और एक UGC। सेकंड इज DBT JRF, जिसको हम बैट कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। तो जनरली ये स्पेशलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट अभी ये लाइफ साइंसेज बच्चे भी दे सकते हैं। तो लाइफ साइंसेज बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपनी मतलब बैट का एग्जाम देके स्कोर क्वालिफाई करके आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज ICMR JRF। ICMR JRF जो है ये फेलोशिप जनरली ICMR देता है। अभी आने वाले टाइम में जो है वो CSI और UGC JRF बन जाएगा, DBT CSIR UGC JRF। तो ये तीनों फंडिंग एजेंसी इकट्ठे मिलकर एक पेपर लेंगी। DBT JRF आई थिंक सो ये जून या दिसंबर के एग्जाम के बाद खत्म हो जाएगा और नया एक फेलोशिप निकलेगी, वो होगी DBT CSIR UGC JRF। तो अब उसका एग्जाम हुआ इकट्ठा, ये तीनों फंडिंग एजेंसी इकट्ठे एक एग्जाम लेंगी। नेक्स्ट ये ICMR JRF जो शायद चलेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्पेसिफिक फेलोशिप्स भी होती हैं, जैसे IIT फेलोशिप देता है, आइसर देता है अभी भी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स। तो वो फेलोशिप्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ सेंट्रल एजेंसीज भी अपनी फेलोशिप निकालते हैं जो इंस्टीट्यूट मतलब देते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप लोग अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ड्यूरिंग देयर PhD। तो जनरली क्या होता है, अपने PhD के 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल होना चाहिए और आपके पास ऑलरेडी एक फर्स्ट ऑथर पेपर अपने हैंड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास फुल ब्राइट है तो आप 1 साल US में काम करके फिर वापस आ सकते हो। नेक्स्ट इज डार्ट फेलोशिप। डार्ट फेलोशिप जो है ये PhD अप्लाई करने के लिए इन जर्मनी। तो आप जर्मनी में जाके PhD अप्लाई कर सकते हो। डार्ट फेलोशिप जो है वो स्पेशली एक इंटरनेट पे उनका सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको डार्ट की ईमेल आए। नेक्स्ट इज AIST जापान। AIST जो है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो इंडिया IIT के साथ एक कोलैबोरेशन कर चुका ऑलरेडी। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि AIST फेलोशिप अप्लाई कर सकते हो, मतलब जापान के साथ, और कोलैबोरेशन करके रिसर्च कर सकते हो IIT और जापान दोनों के साथ। फिर बाबा फेलोशिप है, ये सब करके। पहले एक फेलोशिप होती थी जिसका नाम था BINC फेलोशिप। अब मतलब बायोटेक्नोलॉजी का बायोइन्फॉर्मेटिक्स एग्जाम होता था ये ऑल इंडिया। तो उसको भी अब DBT JRF के साथ मर्ज कर दिया गया। तो टोटल अब इन फ्यूचर ये 2 ही फेलोशिप या 3 फेलोशिप रह जाएंगी, एक DBT CSIR UGC नेट, एक ICMR JRF, और थर्ड होगा आपका इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। एंड थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो आई एम वेरी हैप्पी टू एड्रेस ऑल दोस क्वेश्चंस फॉर यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना मतलब इतना प्रेशियस टाइम निकाला सभी के लिए, और आपका गाइडेंस होपफुली सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और सर ने काफ़ी एफर्ट्स दिए। इस तरह का सेशन जो होता है वो इतने आसानी से नहीं हम कंडक्ट करा सकते, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स की थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप लोग पूरा एंड तक देखना, और तभी हमारे एफर्ट्स की कुछ वैल्यू हो पाएगी, स्पेशली सर की। तो थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, ma'am. Thank you for putting effort and inviting me. And I will be giving one study material that is a presentation, जिसके अंदर ये सब information already shared होगी. तो please do share it with others. Thank you, ma'am. ओके।